हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एनटीए पेपर 17 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो देखो हमने अब तक जितने क्वेश्चंस कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ करते हैं। अब देखो ये हमारा जो क्वेश्चंस है इसमें बोल रखा है टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स, शेल्स ऑफ मासेस रेडियाई m1 मास दे रखा है r1 एंड m2 फिर r2 रेस्पेक्टिवली। मतलब बेसिकली बता रखा है इनर शेल का मास है m1, आउटर शेल का मास है m2 और उसका इनर रेडिया है r1 और आउटर रेडिया r2। द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P। हमने कभी वो नहीं पढ़ा होगा कि गॉस लॉ ऑफ, हमने गॉस लॉ पढ़ा है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ा है। सेम चीज तुम अप्लाई कर सकते हो जब तुम ग्रेविटेशन फील्ड की बात कर रहे हो। ठीक है, जहां पे हमारा जो फॉर्मूला होता था, अगर मैं बात करूं गॉस लॉ हमारा क्या होता था, अगर मैं कहूं इंटीग्रल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे लिखते तो हम कैसे लिखते थे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। हम ऐसे लिखते थे, हमें याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का तरीका ऐसे ही था। अगर हम किसी पे पॉइंट कर रहे हैं तो देखो इसके अंदर बेसिकली हमारा क्यू क्या है, जब हम ग्रेविटेशन फील्ड की बात करते हैं इसमें क्यू हमारा मास बन जाता है। तो तुम मास के हिसाब से अगर तुम इसको अगर तुम गॉसियन सरफेस, अगर मैं इसको सिंपल गॉसियन सरफेस बना दूं यहाँ पर, ठीक, तो इसके अंदर अगर मुझे बोला है क्वेश्चन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, तो सेंटर से इस पी पॉइंट की दूरी कितनी है, आर। ठीक है, और इसके अंदर चार्ज कितना इंक्लोज्ड हो रहा है, मतलब एक तरह से कितना मास इंक्लोज्ड हो रहा है, वो कितना हो रहा है m1। तो इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो हम लिखेंगे उसे ग्रेविटेशनल फील्ड कह रहा हूं, वो क्या हो जाएगी gm1 बाई आर स्क्वायर। ठीक, ये चीज याद रखना। इसके अंदर चार्ज जो भी हमारा मास इंक्लोज हुआ वो कितना हुआ m1। ठीक है, तो इसलिए और सेंटर से पॉइंट, सेंटर से इसकी दूरी कितनी है पी पॉइंट की r, तो इसका आएगा gm1 बाई आर स्क्वायर। बेसिकली ये तुम अगर तुम्हें ये बेसिकली अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में दिया होता तो तुम बड़े आसानी से लिख देते हैं, और इसमें ग्रेविटेशन फील्ड देते हैं, बट है कॉन्सेप्ट वही जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला था। गॉस लॉ लगा के चार्ज इंक्लोज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तो क्या आती थी पॉइंट चार्ज से के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अंदर चार्ज कितना है, चार्ज नहीं तो अंदर मास कितना है m1, तो उस हिसाब से कंफ्यूज मत हो, सिंपल से कर रहे हैं। इसका आंसर की अगर मैं बात करूं तो हमारा डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब भाई साहब ये देखो क्वेश्चन दे रखा है Zener-Doyd normally operates under the reverse bias condition. The major use of this fact is the application we rarely require a constant voltage. सिंपल सी लॉजिक मैं समझाता हूँ, एक सर्किट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक बैटरी लगी हुई, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर एक जेनर डायोड लगा हुआ है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा जो हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस कह रहे हैं, इसे लोड करना है। तो बेसिकली जो ये मेरा मान लो ये 10 वोल्ट है, ये मान लो जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस 5 ओम। ठीक है, तो जेनर डायोड क्या करता है, कांस्टेंट कांस्टेंट क्या करता है, प्रोवाइड क्या करता है, वोल्टेज। देखो यहाँ पे 6 वोल्ट है, यहाँ पे 0 आएगा, तो यही इधर जाएगा। तो जो 10 का जो था वो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस लोड रेजिस्टेंस पे जो हमारे बाहर लोड है। तो बेसिकली ये क्या करता है, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो इसका मेन बस यही पर्पस है। और ये रिवर्स बाइस में लगा, देखो उल्टा लगा रखे हैं, देखो ये रिवर्स बाइस में लगा है। ठीक है, ये चीज क्लियर है, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है An LCR circuit is connected to an oscillator having RMS voltage 200 volt. ठीक है, if the RMS voltage across the resistor, inductor, capacitor are equal, then the RMS voltage across the resistors. पहली चीज पहले समझते हैं, डायग्राम सर्किट बनाते हैं आराम से एक छोटा सा। देखो ये हमारी जो सबसे होती है, ये बेसिकली ये जो हमारा जो होता है फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट, जो हमारा रेजिस्टर, अगर सिर्फ सिंपल आर रेजिस्टेंस वाला सर्किट, तो रेजिस्टेंस इस तरफ आता है, इस डायरेक्शन में आता है, तो यहाँ पे मैं वी आर लिख रहा हूँ, पोटेंशियल इसके अलावा। ठीक है, इंडक्टर हमेशा ऊपर आता है और कैपेसिटर सीधा नीचे आता है। ठीक, वीएल ऊपर होता है, वीसी नीचे होता है, और वीआर इस तरफ होता है। ठीक है, अगर मुझे नेट पोटेंशियल निकालनी हो, मान लो कि मैंने कह दिया वीएल माइनस वीसी ग्रेटर देन वीसी, मान लिया। ठीक है,
VL माइनस VC। तो इसका अगर अलग सर्किट से मैं बना दूं तो तुम्हें ऐसे दिखेगा। मैंने माना है, ठीक है। वैसे VC बड़ा हो VL से कोई फर्क नहीं, वो नीचे आ जाए चूंकि अंदर। अब इसका नेट निकालूंगा तो कुछ इधर आएगा। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूं? V नेट इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन में बोला कि, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि वोल्टेज जो है हमारी अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर आर इक्वल। ठीक है, मतलब VL इक्वल टू VC हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमें दे रखा है, ये जो क्वेश्चन में देगा 200 वोल्ट RMS वैल्यू, ये बेसिकली मुझे V नेट दे रखा है। तो बताओ पोटेंशियल हमारी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी होगी? यहाँ पे 200 आ गया, और इधर देखो यहाँ पे सिर्फ VR स्क्वायर बचेगा, तो VR कितना आ जाएगा? 200। ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन सी है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें ऐसा कुछ था नहीं, मैंने जस्ट समझाने के लिए, फील लाने के लिए समझाया। ये हालांकि क्वेश्चन एसी सर्किट का है। तो देखो एसी के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आते हैं बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट की बात करूं तो आपने अगर अरिहंत की जो एक प्रीवियस ईयर्स की आती है सीबीएसई की, अगर उसके क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपसे सारे एसी के क्वेश्चन निपट जाएंगे। मुश्किल से 40 से 50 क्वेश्चन होंगे। तो मुझे अगर 40 से 50 क्वेश्चन करने पे अगर तुम्हारा 4 नंबर में, तो तुम्हें ये चैप्टर को अच्छे से कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला भाई, द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग वायर ऑफ लेंथ आर फिक्स्ड एट x इक्वल टू 0 टू x। मतलब एक वायर है जो फिक्स्ड है, वो क्या फिक्स्ड है? x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू l है। सॉरी। ठीक है, अब बोला है एक y1 इक्वेशन दे रखी है a sin पाई x sin ओमेगा t, और एनर्जी इसकी दे रखी है E1। तो हमें पता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, एक तो हमारा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और हमारा ओमेगा का स्क्वायर। ध्यान से देखें, किसी को चीज डाउट हो तो पूछ लो भाई, किसी को डाउट हो तो। चलो कोई किसी का डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारी एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? एम्पलीट्यूड के फ्रीक्वेंसी के। तो अगर पहले ध्यान से देखो, पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा। तो मैं लिख सकता हूँ E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। अब दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी देखो, यहाँ पे कितनी है? 3 ओमेगा। तो हम कह सकते हैं E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 ओमेगा का स्क्वायर। अब हमसे पूछा है कि रेशियो बताओ, तो दोनों को डिवाइड मार देते हैं। E1 अपॉन E2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 9 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको उधर ले जाओ, तो हमें दिख रहा है, देखो भाई, जो E2 आ रहा है वो 9 टाइम्स E1 आ रहा है। जब ऑप्शन देखें तो हमारा डी ऑप्शन बहुत सही से दिख रहा है, हमें कोई डाउट ही नहीं हो रहा, कोई तकलीफ भी नहीं हो रही भाई। तो सही है ना आंसर? बढ़िया है, सिंपल सी बात है। देखो कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 5-5 मिनट में हमारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा डायग्राम छोटा कर देता हूँ, डायग्राम क्लियरली से दिखता है। ठीक है, क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ रेक्टेंगुलर प्लेट ABCD of length L equal to 2 meter, width L, and whose center is at distance OP x0 L by 2। ठीक है, और with the linear charge density lambda, consider the plane of frame is perpendicular to the OP। ठीक है, बेसिकली ये क्या कर रहा है, अगर मैं एक फ्रेम की बात करूं, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, मतलब मान लो एक लॉजिकली सोच के देखो, अगर मैं रेक्टेंगुलर प्लेट है, देखो लोगों को इसको अगर करने का तरीका 2 तरीका है। एक तो इंटीग्रेशन करके निकालो, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट dA, फिर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड मांगो, और फिर इसको पूरा इस लेंथ के अलावा इंटीग्रेट करके निकालो। एक शॉर्टकट तरीका बताऊं क्या है? जो फ्लक्स होता है हमारा किसी भी सरफेस से, अगर हम निकालना चाहें किसी क्लोज सरफेस से, अगर इसको मैं क्लोज सरफेस में बना दूं, इसको अगर मैं क्लोज सरफेस बना दूं, तो फ्लक्स निकलता क्या है? Q by एप्सिलॉन। अगर मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लेट ऐसे लगा रखी, तो मैं अगर इसी के तरफ इस प्लेट के अगर मैं चारों तरफ एक प्लेट लगा दूं, देखो एक मेरा हाथ है, एक मैंने यहाँ लगा दी, एक इधर लगा दी, एक इधर लगा दी, एक इधर लगा दी, 3 प्लेटें और लगा दूं, ये तो इनफाइनाइट है, ये तो जा रही है, तो चारों की तरफ से मतलब मेरा फ्लक्स कितना निकलेगा? मैं इसको कवर अप नहीं कर सकता, इसको कवर अप, चूंकि इनफाइनाइट है।
और बोला है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हर प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। तो लॉजिकली सोच के देखो, अगर मैं इसको ऐसे 4 और 3 प्लेट और लगा दूं तो मेरा टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा? टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा? अगर सोच के देखो, मेरा फ्लक्स निकलेगा Q इन बाई एप्सिलॉन। अब देखो चार्ज इंक्लोज इस पे दे रखा है ये लैम्डा, लैम्डा होता है कूलम पर मीटर। अगर मैं इस रेक्टेंगुलर प्लेट की लेंथ मान, तो टोटल लेंथ कितनी है? L। तो चार्ज इंक्लोज कितना होगा? Q कितना होगा? Q इन कितना होगा? लैम्डा इंटू। ठीक है, तो मेरा फ्लक्स क्या हो जाएगा? लैम्डा L अपॉन लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो मेरा फ्लक्स हो जाएगा। अब सोचो, ये तो 4 प्लेट की वजह से था, एक प्लेट की वजह से क्या होगा? 1/4, तो यहाँ पे डाल दो, तो मेरा फ्लक्स हो जाएगा पूरा 1/4 लैम्डा L बाई। ठीक है जी। अब देखो, क्वेश्चन में बोला लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है, तुम्हें देखो ध्यान से देखो, ये दे रखी है 136, इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से रख लो, थोड़ा छोटा सा कर देता हूँ। फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 इंटू लैम्डा की दे रखी है 1/36 पाई इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, और कुछ हो रहा है मेरा? हाँ हाँ हाँ, 1/4 हो गया लैम्डा, ये लैम्डा आ गया। अच्छा, और L बाई एप्सिलॉन। ठीक, अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई साहब। ये देखो 1/4 आ चुका है हमारा, एप्सिलॉन नॉट आ चुका है इसके हिसाब से। अब सोच के देखो, अगर मैं 4 ले लूं और पाई ले लूं और एप्सिलॉन ले लूं, हमें पता है ना यार, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बनता है? 9 इंटू 10⁻9 बनता है। अगर इसको यूज आउट कर लें तो फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा? ऊपर तो आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻9। मैंने इसको 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 गायब कर दिया। ठीक है, नीचे बच रहा 36, और यहाँ पे लेंथ, क्वेश्चन में लेंथ कितनी दे रखी है? 2 मीटर, तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं। 10⁻10 कट गया। ठीक, 10⁻10 ये तो कट गया। अब 18/36 कितना था? 1/2, और हमारा फ्लक्स कितना होगा? 0.5 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी यूनिट है। तो ये हमारा आंसर आ गया, आंसर 0। ठीक है, फिर से समझाता हूं अगर किसी को कोई डाउट है। एक इनफाइनाइट प्लेट है, ठीक है। देखो, एक तरीका तो इसको चुपचाप तुम आपको यहाँ से लेकर प्लेटों को यहाँ से लेकर इंटीग्रेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, फिर इसमें एरिया कंसिडर आउट करोगे, वो वेरिएबल है, उस हिसाब से सोच सोच के पूरा सॉल्व करके निकालो। अगर एक स्मार्टर वे तरीका क्या है, इस प्लेट को तुम कवर अप कर दो। तो मुझे दिखता है, देखो ये मेरी इनफाइनाइट प्लेन जा रही है, एक तो मैंने यहाँ लगा दी, इतना पार्ट कवर अप करते, एक इधर से लगा दी, एक इधर से लगा दी, एक इधर से लगा दी, तो मुझे 3 प्लेटें और लगा लेनी चाहिए। 3 प्लेटें और लगा लेंगे तो हमारा जो फ्लक्स है वो कितना निकलने लगा? क्यू इन बाई क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन कितना होगा? कितना होगा? चार्ज इंक्लोज कितना होगा? लैम्डा कितना होगा? लैम्डा कूलम पर मीटर, तो वहां से लेंथ भेज दोगे तो लैम्डा एल हो जाएगा, क्यू इन की जगह तुम लैम्डा एल रख लोगे। फिर उसके बाद एप्सिलॉन। अगर 4 प्लेटें लगाई गई हैं, 4 प्लेटें लगाई हैं, तो इससे फ्लक्स कितना निकल रहा है? तो एक प्लेट से कितना निकला? 1/4 वो कर दिया, बाकी लैम्डा लैम्डा की वैल्यू देर की सॉल्व करके आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई साहब। क्वेश्चन बोल रहा है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाटर राइजेस, क्या बोल रहा है? वाटर राइजेस इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर इन अनदर कैपिलरी वेयर द रेडियस इज 1/3 ऑफ इट, हाउ हाई विल? तो हमें कैपिलरी ट्यूब का फॉर्मूला पता है भाई, सिंपल फॉर्मूला भेजते हैं, 2t cos थीटा बाई r lg। अगर यही होता तो मैं कह दूं, सिंपल सी बात है, हमारा क्या होता है? r lg। अगर मैं, देखो ये हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। अगर मैं रेडियस सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, अगर r को मैं 1/3 कर दूं तो मतलब 3 ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट जो है, मान लो h डैश कह रहा हूं, 2t cos थीटा, अगर रेडियस को मैं 1/3 कर दूं, 3 कर दिया lg। ठीक है, तो ये हो जाएगा h डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2t cos थीटा अपॉन r lg। ठीक है, ये वैल्यू हमें 1 सेंटीमीटर दे रही है, तो हमारा h1 कितना, h डैश कितना हो जाएगा? ठीक, ये हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट करते हैं भाई साहब।
ठीक है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें एक इन्फॉर्मेशन मिस है, ये एनटीए के पेपर में मिस आउट हो गया कि इस वायर का रेजिस्टेंस नहीं दे रहे। इस वायर का जैसे मतलब जिस तरह से इसका आंसर दे रखे हैं, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, इसका रेजिस्टेंस होगा 5 ओम। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि मैंने जब ये क्वेश्चन देखा तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, एबी के अंदर रेजिस्टेंस नहीं दे रखा था, एबी वायर का रेजिस्टेंस नहीं देखा कहीं पूरे क्वेश्चन में, कहीं एबी वायर का रेजिस्टेंस नहीं दे रखा। ठीक है, अब सोच के बताना है कि जो ये हमारा बेसिकली एक्स निकाल, एक्स निकाल। ठीक है, तो अगर देखो पहले तो ऊपर वाले सर्किट में करंट निकालते हैं, यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस है, 5 ओम रेजिस्टेंस, तो टोटल ऊपर वाले सर्किट सिर्फ इसी की बात करो, सिर्फ इस वाली। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना होगा 6 ओम होगा। और अगर मुझे करंट चाहिए, वोल्टेज कितनी है 6/6, तो 1 एम्पियर। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो मतलब इस वायर के अक्रॉस, देखो जैसे तुम नॉर्मली करते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहाँ पर ही आएगा। और मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल इसके क्रॉस कितना, अगर 1 ओम रेजिस्टेंस है तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो लॉस कितना होगा, 6 में से 1 करोगे तो 5 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल बचेगा वो 5 वोल्ट होगा। क्वेश्चन में बोला है भाई साहब इसके अक्रॉस 4 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके अक्रॉस। देखो इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, तो हमें पता पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला कहता है V/L × X = E। अब देखो अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो मतलब इधर 4 वोल्ट आ चुका है, मतलब इस वायर के अक्रॉस 4 वोल्ट पोटेंशियल है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया। तो हमें V पता है कितना, 5 है, लेंथ पता है 100 है, और X निकालना है = 4। तो X = क्या हो जाएगा, 4 × 100/5 काटा 20, तो हमारा X आ गया 86। ठीक है, जो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कहीं सोच रहे हो कि इसमें अलग करना है, उसमें बस एक यही चीज है, इसमें एबी के अक्रॉस वो नहीं दे रखा था रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, तो हम उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं निकाल पाएंगे, मतलब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना वो नहीं निकाल पाएंगे। इस वजह से दिक्कत आ रही थी सवाल में बच्चों को। तो कोई कर रहा हो, जिसने अटेम्प्ट कर रहा हो, अगर उसमें इस चीज में मिस आउट हो जाए तो प्लीज इसको देख लेना। चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अभी क्वेश्चन देखो हमारा रोटेशन का। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी रोटेशन का क्वेश्चन आता है तो पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो बहुत अच्छे से पढ़ें। परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस वाले जो चीजें हैं बहुत अच्छे से हो चुकी, हर बार इससे क्वेश्चन आता है, हर बार मान के चलो भाई आता ही है। अगर रोटेशन के ज्यादातर क्वेश्चन, रोटेशंस के ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले जो पार्ट्स होते हैं जिसमें हमें पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है, इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, देखो ऊपर दे रखा है मुझे बेसिकली क्या दे रखा है, ये जो ये सर्कुलर प्लेट है, ये हमें क्या दे रखा है, एम वायर अटैच टू ए रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास, डिस्क है, ये वाली डिस्क है। ठीक है, ये डिस्क है, ये रेक्टेंगुलर है। अगर इस एक्सिस की बात करूं तो सबको पता होगा ml²/12 आता है। यहाँ पे दूरी r दे रखी है, लेंथ क्या है, तो यहाँ पे कितना होगा mr²/12 होना चाहिए। अगर इतनी चीजें तुम्हें याद हो तो भाई इतना तो बेसिक आना चाहिए। ठीक है, अगर इतना चीज याद हो तो तुम्हें पता है कि इस प्लेट के अलावा कितना आएगा। ठीक है, अब देखो इसकी यहाँ से दूरी, ये तो r है, और ये दूरी कितनी होगी r/2। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट लिख रहा हूँ, इस प्लेन के अबाउट, इस प्लेन के अबाउट। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अबाउट क्या आ जाएगा मेरा, IAB लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, इसके अबाउट था mr²/12 प्लस mdr/2 का स्क्वायर। अब देखो डिस्क का अलोंग द डायमीटर, अलोंग द डायमीटर याद करो। देखो तुम्हें जो सिखाया होगा, तुम्हें ऐसे सिखाया होगा, ऐसे अबाउट, ऐसे के इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर वो कितना आता है हमारा mr²/2। अगर हम इसके अलोंग द प्लेन डायमीटर के अलोंग निकालते हैं, अगर तुम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम याद कर रखी हो, देखो अगर यहाँ पे थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट की बात कर, और अगर मुझे इधर चाहिए और इधर चाहिए, तो तुम्हें पता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इसीलिए दिखाई थी, ये Ix मान लो, ये जो भी मान लो, और ये तुम्हारा Iz है। तो Iz = Ix + Iy। ठीक है, और तुम्हें दिख रहा है अलोंग द डायमीटर दोनों सेम है, तो इसका मतलब Ix = अगर मुझे Ix चाहिए, ठीक है, तो बेसिकली वो क्या होगा 2 × Iz/2। तो मेरा mr²/2 था, mr²/2 था अलोंग दी जेड एक्सिस, जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आता था।
तो आधा हो जाएगा उसका, तो कितना हो जाएगा mr²/4। तो अगर मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB के अक्रॉस लिख रहा हूँ, AB के अक्रॉस, ये मैंने रेक्टेंगुलर प्लेट लिखा, देखो ये हो जाएगा हमारा डिस्क की वजह से प्लस प्लेट की वजह से प्लस पैरेलल एक्सिस का ये प्लेट की वजह से है, और ये हमारा वो बेसिकली दूरी जो mr² लगाते हैं ना हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अलोंग द एक तो सेंटर ऑफ मास से और जिस पॉइंट पे लिख रहे हो उसकी दूरी mr²। तो ये कितना हो जाएगा, मैं ऐसे mr, मुझे नहीं पता क्या कहोगे तो, ठीक है, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, थोड़ी सी जगह की कमी है। ये कितना हो जाएगा भाई mr²/4 प्लस ये हो जाएगा mr²/12 प्लस mr9r²/4। जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा कुछ आएगा 31/12 mr²। ठीक है, अब देख लेते हैं आंसर, देख लेते हैं 31/mr² आ रहा है। मतलब अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं सॉल्व करूँ तो आएगा 31/12 mr²। अब ऑप्शन में देखो यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, 31 तो दिख रहा है मुझे, मैंने आंसर दिया था कैसे कैसे कर लिया था, मेरे को 31 दिख रहा था, मैंने कहा आएगा आएगा, ठीक है, और 12 आ रहा था तो मैं समझ गया तो भाई 12 तो आएगा ही कहीं ना कहीं, ठीक है, एलसीएम लिया तो 12 तो आएगा ही। अब देखो यहाँ पर देखो 3 अंदर ले गए, तो इसका मतलब ये बाहर क्या है 4 बचेगा, तो अल्फा की वैल्यू जो होगी वो हमारी कितनी होगी, इसका आंसर 4। ठीक, तो ये हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ जब भी रोटेशन के क्वेश्चन है, ज्यादातर मैंने ये देखा है एनटीए के ज्यादातर पेपर में मैंने देखा है कि वो हमेशा पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्योरम के बेस्ड पे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको जहां भी मिले उस टाइप के क्वेश्चंस आप अच्छे से करें, कोई चीज डरने की नहीं है बिल्कुल। आधे बच्चे रोटेशन का नाम से डर जाते हैं, मगर रियलिटी में देखा रोटेशन के क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं आते। जो सबसे आसान लगता है ना, लोगों को लगता है यार ये तो बहुत आसान है। करंट में देखो, अगर मैं मैंने एक एग्जांपल दिया, मतलब मान लीजिए करंट के किसी को बहुत चैप्टर बहुत प्यारा लगता है, जैसे मेरी बात को तो मुझे बहुत मजा आता है करंट के सवाल करना, बट उसमें ना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी हो जाता है। मगर इधर जो सवाल पूछा गया था पोटेंशियोमीटर, तो थोड़ा टाइम कम लगा। मगर अगर मैं कोई सर्किट कह लूँ जिसमें बहुत चीजें निकालनी है तो उसमें बच्चा फंस जाता है। तो इसलिए प्लीज अपने आप को जो प्रिपेयर आउट कर रहे हैं ना, तो आप अच्छे से, अभी मैं कल परसों मैं एनटीए के बारे में पढ़ रहा था, एनटीए जो पेपर सीरीज कह रहा है वो खुद कह रहा है कि हम पेपर टफ बना रहे हैं। एनटीए की एक वेबसाइट पर मैंने पूरा उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ी, उसमें वो बोल रहा है कि हम जो पेपर बना रहे हैं बहुत टफ बना रहे हैं, मगर अगर ये टफ है तो जो पेपर रियलिटी में आएगा वो बहुत आसान आएगा इससे कंपेरेटिव, क्योंकि हम चाहते हैं कि जेई मेन का लेवल बढ़ जाए, तो हम पेपर अपनी तरफ से बच्चों को बहुत टफ क्वेश्चंस दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज जेई के लिए भी बोली और उसने नीट के लिए भी बोली, तो अब सोच के देख लो कि अगर उनके हिसाब से ये टफ है तो पता नहीं भाई इससे लोअर लेवल क्या होगा। तो पेपर थोड़ा सा इससे इजी आने वाला, ऐसी उनने वो दिया है। बाकी मानना नहीं मानना, जब तक पेपर नहीं देखो तब तक मैं भी नहीं कर दूँ, अगर ये चीज उन्होंने बोली तो ध्यान से समझने की कोशिश कर। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट में, मेरा मकसद था कि कोई इन्फॉर्मेशन आई तो तुम्हें मैंने शेयर आउट कर दी। सुनना कोशिश करना कि इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ रहा है, क्या हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन उसमें यार ऑब्वियसली आएंगे। मतलब 90% जो पेपर्स जो इसने बनाए हैं, 15-20 जो भी 25-26, ठीक है, वो ज्यादातर 90% चीजें ना उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछ रहे हैं, उससे अलग कॉन्सेप्ट तो होंगे, उसने हर कॉन्सेप्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियरली होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं भाई साहब, ये क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन पाइप ऑफ द लेंथ प्रोड्यूसेस 4 बीट्स। ठीक है, पहले एक बात सोच के देखो, ओपन का और क्लोज्ड का क्या फर्क होता है। अगर मैं क्लोज की बात करूं या ओपन की बात करूं, तो देखो ध्यान से देखो, पहले तो यार एक चीज बताओ, अगर ओपन है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी हम जो देते हैं वो कैसे देते हैं। वी बाई जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी अगर इसको ऐसे कर लो यार, ठीक 4L होता है ओपन में 2L होता है, और क्लोज्ड में, ये मैं ओपन लिखना भूल गया यहाँ पर, ये है, और क्लोज्ड में इसका आधा हो जाता है। क्वेश्चन में बीट्स क्या होता है, बेसिकली F1 माइनस F2, ये हमें बीट्स देती है, तो इसका डिफरेंस कर लेते हैं। और ये दे रखा है क्वेश्चन में 4 बीट्स, F/2L माइनस F/4L इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, इससे फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करते हैं, क्या आता है फ्रीक्वेंसी, देखते हैं किस टर्म में।
ठीक है, ये जो 2 2 2 2 2 2 तो एफ आ रहा है मेरा 16L। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला कि अगर मैं लेंथ को ट्वाइस कर दूं दोनों केसेस में, तब मेरी बताओ बीट्स क्या होगी। मतलब ये जो लेंथ दे रखी है इसको मैं ट्वाइस कर देता हूँ, तो फिर से मैं बना देता हूँ एफ, ये डैश है मेरा, यहाँ पे डैश कर रहा हूँ, एफ डैश ओपन। अब क्या फ्रीक्वेंसी होती है, 2 टाइम्स अगर एल को 2 डाल तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और क्लोज के अक्रॉस क्या होता है, यहाँ पे लेंथ को 12 डाल दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ। अब इनका डिफरेंस बीट्स देता है मुझे, डिफरेंस कर लेते हैं यहाँ पर एफ बाई 4L माइनस एफ बाई 8L। ठीक है, निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 8 8 8 8 8 8 8। ठीक है, तो नीचे तो आ जाएगा 8L। ठीक है, और आ जाएगा ऊपर 2F माइनस एफ, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, और एफ की वैल्यू भी मैंने निकाली, कितनी निकाली 16 है। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं 16L अपॉन 8L, काटेंगे तो 2L, आंसर इसका 2 आ रहा है। ठीक, तो ये तो चलो, ये तो हमारा पेपर था। प्लीज ध्यान से देखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपको ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने में। पहले बताता हूँ कि भाई अगर मैं ऑसिलेशंस की बात करूँ, मैं हर पेपर एनालिसिस करने के बाद मैं बताता हूँ कि भाई किस, अगर ऑसिलेशंस पढ़ रहे हैं, देखो टाइम पीरियड्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वेव्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वेव्स में तो बहुत सिंपल आता है, एनर्जी पे आया था, वेव्स इन अ स्ट्रिंग, जो हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग का एक फॉर्मूला होता है, ओपन क्लोज ऑर्गन पाइप्स, रेजोनेंस ट्यूब्स, ट्विंस ट्यूब्स, इन पे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट आ रहा है साउंड्स के अंदर से, कई बार पूछा गया है, ये बीट्स डॉपलर पार्ट का ही था, मतलब डिफरेंस एक पार्ट है, एक बार क्वेश्चन आ गया बीट्स, तो मैं बस डिफरेंस ही निकालना है। तो देखो साउंड्स हो गया, एसएचएफ हो गया, बेस हो गया, और ये हमारा ये डॉपलर इफेक्ट वाला। देखो इसमें इन पेपर की एनालिसिस करूँ तो 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से चीज़ों को मिस आउट मत करें और अच्छे से करें। अभी मैंने रिसेंट एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 18 से लेकर 25 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सवाल लिए थे, और दूसरे पार्ट में मैंने मॉडर्न फिजिक्स के लिए थे। अगर आप अच्छे से कर ले तो आपको बेनिफिट होगा, और गारंटी देता हूँ बेनिफिट होगा अगर आप क्वेश्चंस को समझें और उनके कॉन्सेप्ट्स को समझाएं। जैसे आप पेपर कोई करते हैं, ठीक है, कि बच्चे मुझसे पूछते हैं हम क्या करें लास्ट मोमेंट में, क्या करें, उनको बस इतना ही बताना चाहता हूँ, लास्ट मोमेंट के लिए सबसे बेस्ट तरीका बताऊँ क्या है। जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट से है उस कॉन्सेप्ट को पढ़े और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें, तो इससे ये होगा कि आपका वो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपको हो जाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये जितने पेपर्स हमने सॉल्व करे, मैं गारंटी देता हूँ कि अराउंड 90% चीजें सेम आएंगी, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सेम नहीं होगा बट कॉन्सेप्ट तो सेम होगा। ऐसा नहीं है कि अभी तक पेपर में ये सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं और जब एग्जाम आएगा तो कोई और कॉन्सेप्ट्स होंगे। एक दो क्वेश्चन बदल देंगे यार, एक दो क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब ठीक है इतने सारे कॉन्सेप्ट बदल, अगर 90% इसी से हो, इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, इसी तरह की चीजें होंगी, तो प्लीज ध्यान से समझे और अच्छे से करने की कोशिश करें। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं।